नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे और यह चर्चा जुड़ी हुई है भारत के द्वारा रूस के अगेंस्ट में वोटिंग करने के सिलसिले में, है ना। भारत ने रूस के अगेंस्ट में एक मामले में वोटिंग की है और यह मामला क्या है हम लोग इसी पर आज डिस्कस करेंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक आयोजित की गई कल ही के दिन यानी बुधवार के दिन, और इस बैठक का जो मकसद क्या था? मकसद ये था कि यूक्रेन में बीते 6 महीने से जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई थी 24 फरवरी को, लगभग 24-25 फरवरी के आसपास में इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और कल 24 अगस्त था, है कि नहीं। तो लगभग 6 महीने का जो समय गुजर गया है, इस पर बातचीत करने के लिए और साथ ही यूक्रेन की स्वतंत्रता की 31वीं वर्षगांठ, है ना, यूक्रेन की स्वतंत्रता की 31वीं वर्षगांठ भी कल के दिन मनाई गई थी। तो इसी सिलसिले में इस बैठक का आयोजन किया गया था और इसी बैठक के कंटेक्स्ट में, इसी बैठक के दौरान एक मुद्दा उभरा जिसके कारण प्रक्रियागत मतदान जो है चर्चा में आ गया। प्रक्रियागत मतदान को अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोसीड्यूरल वोटिंग। ओके, समझिए, आप एक एक करके समझिए, अच्छे से समझिए। बैठक आयोजित की गई किसकी? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। ओके, बैठक का मकसद क्या था? तो मकसद हमने यहां पर स्पष्ट कर दिया और इस दौरान, बैठक के दौरान ही एक मामला उभरा। मामला दरअसल ये था दोस्तों कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के कॉन्टेक्स्ट में ये बात निकलकर सामने आई कि वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग से इस बैठक में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो रूस के स्थायी प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, उन्होंने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनको जो है यदि व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति की बात की जाती है उनके द्वारा तो ये सही रहेगा, तो ही ये औचित्यपूर्ण रहेगा। अदरवाइज यदि उनको आप कह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यदि ये कहता है कि वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग से ही इस बैठक में हिस्सा लें, तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो प्रावधान है बैठक के संदर्भ में, उन प्रावधानों का उल्लंघन होगा। ये सारी बात किसने की? जाहिर सी बात है, जो यूक्रेन का दुश्मन है वही करेगा ना, यानी कि रूस के अस्थायी प्रतिनिधि ने ये बात कही और इस बात पर ही रूस के अस्थायी प्रतिनिधि ने यह कहा कि यदि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, तो फिर हम प्रोसीड्यूरल वोटिंग जो है करवाना चाहेंगे, प्रक्रियागत मतदान करवाना चाहेंगे। और इसी मतदान में भारत ने रूस के अगेंस्ट में वोटिंग की है। क्लियर? तो ये यहां पर आपको समझने वाली बात है कि प्रक्रियागत मतदान किस सिलसिले में हुआ। तो जेलेंस्की जो है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वोलोदिमीर जेलेंस्की, ये वोलोदिमीर जेलेंस्की है भाई, है ना, इनका चेहरा तो भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को, वोलोदिमीर जेलेंस्की, ठीक है। तो वोलोदिमीर जेलेंस्की जो हैं, यही चाह रहे थे कि वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग से उस बैठक में पार्टिसिपेट करें, लेकिन रूस के अस्थायी प्रतिनिधि ने इसका विरोध कर दिया। उसने तो अपना एक राग अलापा कि भाई ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रावधानों के विरुद्ध होगा, विपरीत होगा। और इसी के बाद इसने कहा कि हम चाहेंगे कि प्रक्रियागत मतदान करवा लिया जाए इस मुद्दे पर, कि उनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग से पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर व्यक्तिगत तौर पर ही बैठक में शामिल होना चाहिए। और इसी प्रोसीड्यूरल वोटिंग में भारत ने इसके विरुद्ध में मत किया है। किसके विरोध में? तो रूस के विरोध में। भारत द्वारा रूस के विरोध में मतदान। क्लियर? ये चीजें आपको समझनी है। अब बात आती है
कि भाई ये जो प्रक्रियागत मतदान है ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखो दरअसल होता ये है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य हैं? टोटल है 15 सदस्य, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत जो है अभी इस परिषद का अस्थायी सदस्य के तौर पर 2 साल के लिए नियुक्त हुआ है कि नहीं? तो इस लिहाज से भारत को भी मतदान देने का अधिकार है। क्लियर? अब जहां तक बातें आती है प्रक्रियागत मतदान के बारे में समझने की, तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्यवाहियों से संबंधित प्रक्रियाओं के संबंध में किसी भी स्तर पर यदि डिस्प्यूट की सिचुएशन यदि पैदा होता है तो फिर वैसे में वोटिंग की जाती है इन्हीं सभी सदस्यों के द्वारा मिलकर के, और उसी वोटिंग को क्या कहा जाता है? प्रक्रियागत मतदान। और इस प्रक्रियागत मतदान में यदि 9 सदस्यों के द्वारा एक तरीके से अफर्मेटिव वोटिंग कर दी जाती है कि सहमति दे दी जाती है, उस वोटिंग के माध्यम से 9 सदस्यों के द्वारा यदि ऐसी वोटिंग कर दी जाती है तब वह डिसीजन फाइनल मान लिया जाता है। और यदि किसी स्थायी सदस्य ने इसमें से वोटिंग नहीं की या फिर इसका विरोध किया तो फिर इसको वीटो नहीं माना जाता है। बात समझ में आ रही है ना? सामान्य तौर पर क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से किसी एक ने भी किसी भी विषय पर यदि वोटिंग को रिजेक्ट कर दिया, उसको अस्वीकार कर दिया, तो फिर उसे वीटो मान लिया जाता है, वीटो पावर माना जाता है कि भाई इस कंट्री ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया है, इसने इस विषय पर अपना मतदान खारिज कर दिया है कि नहीं? लेकिन जब हम यहाँ पर प्रक्रियागत मतदान की बात कर रहे हैं तो प्रक्रियागत मतदान में एक प्रावधान ये है कि यदि स्थायी सदस्य में से किसी ने भी यदि वोटिंग को खारिज कर दिया है तो फिर उससे वीटो नहीं लागू होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और कल जब ये वोटिंग की गई तो इस वोटिंग में यदि हम बात करें तो 12 सदस्य जो थे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, जिसमें अस्थायी सदस्य भी जुड़े हुए हैं, 12 सदस्य और प्लस इंडिया यानी कि भारत, है ना? टोटल कितने सदस्य हो गए? टोटल 13 हो गए, है ना? तो इन 13 सदस्यों ने उसमें रूस के अगेंस्ट में वोटिंग कर दिया। रूस की डिमांड तो यही थी ना कि भाई हम चाहेंगे कि वो व्यक्तिगत तौर पर आए जेलेंस्की, और बाकी जो 13 लोग थे उन्होंने इसका विरोध कर दिया। भारत ने भी इसका विरोध कर दिया, भारत भी इसमें शामिल है 13 लोगों में। तो भारत ने भी इसका विरोध कर दिया कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, जेलेंस्की ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग से भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना? बाकी जो 2 लोग थे 13 + 2 टोटल 15 होने चाहिए। तो रूस ने इसका विरोध किया था, जाहिर सी बात है रूस को विरोध करना ही था। और जो चीन है, चीन इस वोटिंग से अपने आप को दूर रखा, एब्सटेन रखा अपने आप को। तो इस कंटेक्स्ट में ही यह पूरा का पूरा जो मामला है वो चर्चा में आ गया। क्योंकि भारत ने पहली बार इस तरीके से रूस के अगेंस्ट में स्टैंड लिया है, इसी कारण से यह विषय अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। यही चीजें यहां पर मैंने लिखी भी है कि भारत ने 12 अन्य सदस्यों का साथ दिया इस मामले में, और पहली बार भारत ने रूस के विपक्ष में कदम उठाया। क्लियर? यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब से रूस ने यूक्रेन के अगेंस्ट में युद्ध की घोषणा की और उसके बाद फिर उसने कई सारी सैन्य कार्रवाइयां की, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के अगेंस्ट में कई बार रिजोल्यूशन लाए गए, संकल्प लाए गए, और उन सभी मामलों में भारत ने अपने आप को उनसे दूरी बनाए रखी, एब्सटेन रखा अपने आप को। इसे अंग्रेजी में कहते हैं एब्सटेन, ABSTAIN, एब्सटेन। तो भारत ने अपने आप को उन सभी संकल्पों से दूरी बनाए रखी और भारत एक तरीके से निष्पक्ष रूप से इस पूरे मामले में सामने दिखता है। लेकिन हाल के समय में जब कल के दिन ऐसी स्थिति पनपी है तो फिर यह विचारणीय हो जाता है ना? तो यहां पर विशेषज्ञों ने कुछ अपनी राय भी दी है। विशेषज्ञों का जो एक धरा है उसका यह कहना है कि भारत के इस कदम से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत जो है पश्चिमी शक्तियों की जो नाराजगी चल रही थी भारत के विरुद्ध में,
अब उस नाराजगी को भारत दूर करना चाहता है ना, क्योंकि जो पश्चिमी शक्तियां थीं, जो अमेरिका सहित अन्य जो देश थे, वो चाहते थे कि भारत रूस के अगेंस्ट में वोट करे जब भी ऐसा मामला उठा था या फिर उभरा था। लेकिन भारत ने अपने आप को इन सब से अलग थलग रखा था। तो इस कारण से अमेरिका सहित कई देश भारत के कदम से नारुष थे। वो भारत को चाहते थे कि रूस के अगेंस्ट में किसी भी कीमत पर भारत इन देशों का साथ दे, है ना। तो एक धारा जो था वो कह रहा है कि पश्चिमी देशों का साथ दे रहा है भारत, है ना। वही जो दूसरा धारा कह रहा है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये विषय महत्वपूर्ण है ही नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है। कौन सा विषय कि भारत ने इसके अगेंस्ट में वोटिंग की है, रूस के अगेंस्ट में। दरअसल इनका यह कहना है कि जेलेंस्की का किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने से संबंधित यदि वोटिंग होती है तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है ना। और इस लिहाज से भारत ने यदि रूस के अगेंस्ट में वोटिंग कर भी दी तो ये इससे ये प्रतीत नहीं होता है कि भारत रूस के विरोध में है ना। तो ये सारी बातें यहां पर समझने लायक हैं। एक धारा कह रहा है कि नहीं, भारत ने जो ये कदम उठाया है वो अपने आप में ऐसा लग रहा है कि वो पश्चिमी देशों के साथ खड़ा दिख रहा है। दूसरा धारा कह रहा है कि भारत के द्वारा उठाया गया यह कदम ये कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि इससे पहले जो अन्य मामले थे वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थे, है ना, जो कि ये साबित करते कि भारत रूस की कार्रवाई के अगेंस्ट में बोल रहा है या फिर वह अपने मत को रूस के अगेंस्ट में रख रहा है ना। ये सारे विषय यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि भारत ने इसके अगेंस्ट में मतदान किया, रूस के अगेंस्ट में मतदान किया, और इस तरीके से यह जो विषय था कि जेलेंस्की को टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होना चाहिए या फिर व्यक्तिगत तौर पर शामिल होना चाहिए, इस पर जीत हो गई बाकी जो 13 देश थे उनकी, है ना। चीन एब्सटेन ही कर गया और रूस ने इसके अगेंस्ट में वोटिंग की। तो इससे साफ जाहिर है कि जेलेंस्की ने इस बैठक में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब वो पार्टिसिपेट किए तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, ये बात भी आपको समझनी चाहिए। जेलेंस्की ने ये बोला कि विश्व का भविष्य इस बात पर टिका हुआ है कि रूस के द्वारा जो आक्रमण किया गया है हमारे ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, उसे किस तरीके से विश्व की शक्तियां, विश्व व्यवस्था उसे हैंडल करती हैं, और उसके आधार पर ही विश्व का भविष्य यहाँ पर मायने रखता है ना। ये बात बताई किसने, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने। इस बीच जब हम भारत की बात करें कि इस बैठक में भारत का क्या स्टैंड रहा, तो भारत ने कहा कि हम किसी भी स्तर पर ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जिससे ऐसा प्रतीत हो कि हम रूस का विरोध कर रहे हैं, यानी कि रूस के विरोध में कोई टिप्पणी भारत ने की ही नहीं, है ना। यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात ये कि रूस के अगेंस्ट में भारत निश्चित तौर पर मतदान किया, इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने आपको इसके बारे में बताया भी। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर साथ साथ खड़ी रहती है कि रूस के विरोध में भारत ने कोई ऐसा टिप्पणी भी नहीं की ताकि इससे प्रतीत हो कि भारत रूस का विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन में मानवीय सहायता देने के बावजूद उसके समर्थन को लेकर भी भारत का कोई स्टैंड नहीं दिखा है ना। अब आप समझ रहे हैं ना कि न भारत रूस का विरोध करता हुआ प्रतीत हुआ और न ही भारत यूक्रेन का समर्थन करता हुआ प्रतीत हुआ। और जबकि भारत ने यूक्रेन में मानवीय सहायता पहुंचाई है, इतने दिनों में लगभग 6 महीने में जो वहां पर त्रासदी की स्थिति देखी गई, तो इस बीच भारत के द्वारा यूक्रेन में मानवीय सहायता जरूर पहुंचाई गई है। लेकिन इसका अर्थ कदापि ये नहीं लिया जाना चाहिए कि भारत रूस के अगेंस्ट में यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। तो भारत अभी भी एक तरीके से कहें तो यहाँ पर निष्पक्ष रूप से अपना स्टैंड रख रहा है, वो न्यूट्रल रवैया अपना रहा है ना। ये सारी स्थितियां यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं
कि भारत का अभी तक जिस तरीके से रूस के अगेंस्ट में किसी भी तरीके का कोई कदम नहीं उठाया गया था किसी भी स्तर पर, अभी जो गतिविधि है, अभी की गतिविधि से एक हल्की सी झलक ये दिख रही है कि भारत ने रूस के अगेंस्ट में वोटिंग की है। बेशक वह वोटिंग बहुत अधिक वेटेज वाली नहीं थी, बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत, जैसे चीन एब्स्टेन रहा वैसे भारत भी एब्स्टेन रह सकता था, है कि नहीं? जैसे चीन तो भाई एब्स्टेन रहा, यानी कि चीन पूरे तरीके से अपनी पक्की दोस्ती दिखाई रूस के साथ में, लेकिन इस बीच भारत ने इस मामले में एब्स्टेन रहना अच्छा नहीं समझा और रूस के अगेंस्ट में वोटिंग किया है। तो यहां पर यह समझने वाली बात है कि भारत चाहता तो एब्स्टेन रह सकता था, है ना, जैसे चीन रहा। तो ऐसे में भारत अब आगे आने वाले समय में किस तरीके से अपना स्टैंड रखेगा रूस के साथ रिलेशनशिप पर, और पश्चिमी देशों के साथ भारत इन मामलों में किस तरीके से एकजुटता दिखाने की कोशिश कर सकता है, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी क्यों कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में। ऑल द बेस्ट।